तो सिर्फ आप बच्चों के लिए क्लास 11 स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है संस्कृति तथा समाजीकरण यानी कि कल्चर एंड सोशलाइजेशन के बारे में। तो देखिए बच्चों, हमने फर्स्ट बुक जिसका नाम है इंट्रोडक्शन सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र का परिचय, इसके टोटल 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। तो ये वाला जो चैप्टर है वो इस बुक का लास्ट चैप्टर है आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। और एक अच्छी बात आप बच्चों के लिए ये है कि इस लेसन का कोई अदर पार्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसी वीडियो के अंदर हमारा चैप्टर नंबर 4 पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो टॉपिक्स है वो काफी गिने चुने हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप पूरी वीडियो को आराम से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही अगर आपका कोई डाउट है सिलेबस के रिगार्डिंग, सब्जेक्ट के रिगार्डिंग या कुछ भी आप कोई इंक्वायरी लेना चाहते हो, तब भी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वहां पर हम आपके क्विक रिप्लाई भी करते हैं, साथ ही वहां पे आपके एमसीक्यू टेस्ट भी होते रहते हैं, नोट्स तो मिल ही जाते हैं आपको। तो आप बच्चों से यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। माय नेम इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि चैप्टर का नाम है संस्कृति तथा समाजीकरण यानी कि कल्चर एंड सोशलाइजेशन के बारे में। तो ये जो पूरा चैप्टर है वो पूरी तरीके से इन्हीं 2 टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है। जो ज्यादा टॉपिक देखने को मिलेंगे आपको संस्कृति से रिलेटेड देखने को मिलेंगे, और समाजीकरण से सिर्फ आपके 2 ही टॉपिक है। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समाजीकरण जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि प्रीवियस ईयर जितने भी एग्जाम हुए हैं उसके अंदर समाजीकरण से जुड़े सवाल बहुत आपके आए हैं, क्योंकि समाजीकरण सोशियोलॉजी का बहुत बड़ा पार्ट माना जाता है। तो आप दोनों ही टॉपिक को अच्छे तरीके से कवर कीजिएगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो देखिए, इस लेसन के अंदर आपको सबसे पहले इंट्रो के बारे में जानना पड़ेगा कि आपको इस लेसन के अंदर पढ़ना है तो पढ़ना क्या है, ठीक है। तो देखिए, समाज की तरह संस्कृति अस्पष्ट तरीके से प्रयोग की जाती है। देखिए, समाज की जो परिभाषा है ना, वह अलग अलग परिप्रेक्ष्य में अलग अलग से इस्तेमाल की जाती है। अगर मैं राजनीति के संदर्भ में बात करूं तो वह अलग हो जाएगी, आर्थिक स्तर पे बात करूं तो वह अलग हो जाएगी। तो इसी तरह हम संस्कृति को भी ना अलग अलग पार्टों में डिवाइड करते हैं, जिसके कारण इसकी जो परिभाषा है ना उसे हम बिल्कुल स्पष्ट तरीके से या फिर यूं कहा जाए क्लियर तरीके से नहीं प्रयोग कर पाते, ठीक है। जैसे रोजमर्रा के जीवन में संस्कृति की समझ जो होती है वह सिर्फ कला मतलब आर्ट्स तक ही सीमित होती है, और कुछ देशों में यह शहरी जीवन का भी संकेत मानी जाती है। अब देखिए, संस्कृति का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो देखिए, जिस प्रकार हम अनजानी जगह को यानी कि कोई अननोन प्लेस है उसे पता लगाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, मैप्स का। आज के समय तो मोबाइल में भी गूगल मैप्स मिल ही जाते हैं, ठीक है। तो उसी तरह समाज में व्यवहार करने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होती है, संस्कृति की आवश्यकता होती है। हाँ, आपने अक्सर ऐसा सुना होगा बड़े बूढ़ों से कि देखिए इनके संस्कार कैसे है, इनकी संस्कृति कैसी है। तो ये सारी चीजें आपको एक पहचान देती है कि आप समाज के अंदर सभ्य तरीके से रहते हैं या फिर असभ्य तरीके से। तो यही संस्कृति का पूरा जाल है। आपको टॉपिक वाइज टॉपिक हर एक टॉपिक अच्छे से समझ आएंगे। तो ये तो इंट्रोडक्शन था कि आई होप कि आपको समझ भी आ चुका होगा, इसलिए मैंने इसे क्विक तरीके से बता दिए। तो आई होप कि आपको ये इंट्रो अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए फिर अपने मेन पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो इस लेसन की शुरुआत करते हैं हम संस्कृति के अर्थ के साथ। तो देखिए, साधारण शब्दों में संस्कृति की क्या परिभाषा है। तो संस्कृति क्या है, एक तरीके से रहने का ढंग है, दार्शनिकता है, दार्शनिकता यानी फिलोसफी है, भावनाएं हैं, विचार है, मशीनें हैं इत्यादि सभी भौतिक और अभौतिक यानी कि मटेरियल और नॉन मटेरियल वस्तुएं जो है वह क्या कहलाती है, संस्कृति ही कहलाती है। अभी भौतिक और अभौतिक के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके बारे में टॉपिक भी कुछ ज्यादा बड़ा दे रखा है, और एग्जाम में ये वाला डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भौतिक और अभौतिक संस्कृति में क्या अंतर पाया जाता है। तो आप टेंशन ना लो, अभी आपको आगे पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये सभी वस्तुएं समूह के द्वारा उत्पन्न की जाती है और प्रयोग में लाई जाती है। जिस प्रकार हम समाज में रहते हैं तो हमारे तौर तरीके पहले से डिसाइड कर दिए जाते हैं। यदि अगर हम गली में शोर शराबा करेंगे तो वो क्या है, एक तरीके से हमारे पास प्रतिबंध है, ये सही चीज नहीं है। अगर हम कूड़ा करकट को सही जगह पे डालेंगे तो ये क्या है, एक अच्छी चीज है, एक गुड मैनर्स है। तो ये सारी चीजें हमारे संस्कृति के अंदर आ जाती है। हमारी भावनाएं किस प्रकार, हम विचार किस प्रकार के रखते हैं, इवन समाज के अंदर जो जो चीजें है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार संस्कृति क्या एक ऐसी वस्तु है जिस पर हम विचार कर सकते हैं, काम कर सकते हैं और अपने पास भी रख सकते हैं।
अब देखिए एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग आपकी परिभाषा कैसे दे रखी है। तो संस्कृति का जो प्रयोग है ना, वह ज्यादातर किस में किया जाता है? शास्त्रीय में, संगीत में, नृत्य में, चित्रकला में आदि में। ये इन चीजों में जो रुचि रखते हैं उनके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अक्सर हम भी जब संस्कृति की बात करते हैं तो हमारे माइंड में भी यही चीजें आती है, संस्कृति, अच्छा ये तो धार्मिकता से जुड़ी है जिसके अंदर ये नृत्य, संगीत, शास्त्र ये सब आते हैं। लेकिन यह उन व्यक्तियों से अलग होती है जो असंस्कृत होते हैं। जैसा कि आज के समय हम चाय की जगह कॉफी को प्राथमिकता देते हैं, तो ये क्या है, हमारा एक मॉडर्न टाइम है, तो इसलिए हम अपनी जो पुरानी चीज है उसको कम वैल्यू देखते हैं और आज की मॉडर्न चीज जो है यानी कि वेस्टर्न कल्चर की जो देन है उसे हम ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो आप समझ सकते हो संस्कृति के बारे में। तो यही था आपका सांस्कृतिक का सामान्य भाषा में अर्थ। तो आई होप कि आपको समझ आ चुका है। अब देखिए आप पढ़ रहे हैं समाजशास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी के अकॉर्डिंग आपको संस्कृति की परिभाषा अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए या यूं कहा जाए समझ आनी चाहिए। तो आइए जानते हैं अब समाजशास्त्र के अनुसार संस्कृति की क्या परिभाषा होती है। तो देखिए क्या बात की जा रही है समाजशास्त्र के अनुसार। तो इसमें यह कहा गया है जो संस्कृति है वे व्यक्तियों में विभेद करने का साधन नहीं है, बल्कि जीवन जीने का ये एक तरीका है जिसमें समाज के सभी सदस्य भाग लेते हैं और प्रत्येक सामाजिक संस्था अपनी स्वयं की संस्कृति का विकास करती है जो कि अलग अलग स्तरों में बटी होती है। फिर चाहे हम सामाजिक स्तर की बात करें, राजनीतिक स्तर की बात करें या फिर आर्थिक स्तर की बात करें, तो हर एक स्तर के अंदर आपको संस्कृति क्या आएगी, अलग अलग चीज में देखने को मिल ही जाएगी। तो इस प्रकार समाजशास्त्र के अनुसार ये क्या बात कर रहे हैं, ये एक जीने का तरीका है, इसके अंदर सभी सदस्य इंक्लूड है यानी भाग ले सकते हैं। तो यही है एक छोटी सी परिभाषा समाजशास्त्र के अनुसार। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ भी आ चुकी होगी। अब देखिए एक शब्द और है, यानी कि अगर एग्जाम में आपसे एज इट इज ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ऐसे बहुत बच्चे हैं जो इसका आंसर नहीं दे सकते, वह इसे संस्कृति ही समझेंगे, लेकिन ये कुछ उससे अलग है। तो इसका नाम है पर संस्कृति का क्या अर्थ होता है। तो देखिए काफी नाम में थोड़ा सा अजीबोगरीब है, लेकिन इसकी डेफिनेशन उतनी ही ज्यादा आसान है। तो इसमें क्या बात की जा रही है, तो पर संस्कृति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो संस्कृति के लोग एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तथा वह एक दूसरे के सभी तो नहीं लेकिन बहुत सारे तत्वों को ग्रहण करते हैं। तो ये होता है पर संस्कृति का अर्थ। तो इससे क्या होता है कि इन तत्वों को ग्रहण करने की प्रक्रिया के साथ दोनों की संस्कृति में एक दूसरे के प्रभाव के अधीन काफी ज्यादा परिवर्तन भी आ जाते हैं। अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल के सहारे समझाता हूँ। क्या होता था प्राचीन टाइम में, जैसे जो यातायात के साधन है, जैसे गाड़ी हो गया, कार होगी, बाइक होगी, पहले नहीं हुआ करती थी। लोग यात्रा किससे करते थे, घोड़ों से, ऊंट से और साथ ही जहाजों से। कौन से, पानी वाले। तो ये वाली चीजें संभव हुआ करती थी क्योंकि साधन नहीं थे हमारे पास। तो इससे क्या होता था, एक प्रदेश का व्यक्ति जिसकी भाषा, जिसकी संस्कृति अलग है, जब वह एक जगह से दूसरी जगह व्यापार के सिलसिले में जाता था तो वहां पे क्या होता था, दूसरी जगह के जो लोग हैं वह अलग संस्कृति से बिलोंग करते थे। तो इससे क्या होता था, आपसी व्यापार से दोनों के बीच में संस्कृति का क्या हो जाता था, मिलन हो जाता था। आधी चीजें वो उसकी अडॉप्ट कर लेता था और आधी चीजें वो इसकी अडॉप्ट कर लेता था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हरियाणा के व्यक्ति तमिलनाडु जाता है, तमिलनाडु का व्यक्ति हरियाणा जाता है, तो जब इन दोनों की संस्कृति आपस में एक दूसरे से संपर्क में आती है तो ये क्या कहलाती है, एक तरीके से पर संस्कृति कहलाती है। तो आई होप कि आप इस चीज के बारे में अच्छे से समझ चुके होंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस लेसन, जिसका नाम है संस्कृति के आयाम यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर के बारे में। तो देखिए काफी इजी सा है और इसके सिर्फ 3 ही आयाम है। हम 3 कंपोनेंट के ऊपर बात करेंगे। एग्जाम में ये आपसे क्या पूछता है, एक पर्टिकुलर आयाम के बारे में आपसे डेफिनेशन में पूछ लेता है, लेकिन आपको तीनों के बारे में जानकारी अच्छी रखनी है, आपके लिए कोई भी आ जाए ताकि आप आराम से टैकल कर सको। तो इसका जो पहला आयाम है वो है संज्ञानात्मक आयाम। तो संज्ञानात्मक का मतलब क्या होता है, तो संज्ञानात्मक का मतलब होता है कॉग्निशन, जो कि हमारे मेंटलिटी से जुड़ा हुआ होता है। तो संज्ञानात्मक आयाम में क्या होता है, तो इसका संबंध होता है हमारी समझ से कि हम किस चीज से अंडरस्टैंड करते हैं, हम किस प्रकार से अपने ही वातावरण यानी कि जो हमारा एनवायरनमेंट है उससे सूचनाओं को ग्रहण करते हैं। तो इस वाले आयाम के अंदर कला भी आ जाती है, अंधविश्वास भी आते हैं, धर्म भी आता है, विचार भी आता है, वैज्ञानिक भी आते हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर शामिल होती है। दूसरा है मानकीय आयाम। तो इसमें क्या होता है, तो देखिए ये वाला जो आयाम है, कंपोनेंट है, वो नियमों और मूल्यों के ऊपर आधारित होता है। नियम और मूल्य इसके अंदर कौन कौन से होते हैं, जैसे लोक रीतियां होगी, प्रथाएं होगी और कानून हो गया। तो ये इन चीजों के ऊपर बात करता है। और तीसरा है भौतिक आयाम। तो भौतिक मतलब मटेरियल, जो मैंने आपको बताया था। तो मटेरियल क्या होता है, जिसे हम देख सकते हैं,
छू सकते हैं। तो इसके अंदर कौन सी चीजें आएगी, तो इसके अंदर उपकरण आएंगे, यंत्र आएंगे। तो इसी के ऊपर ये आधारित आयाम है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे औजार, तकनीकी यंत्र, भवन, यातायात के साधन इत्यादि, ये सारी चीजें इस भौतिक आयाम के अंदर शामिल की जाती है। तो काफी कॉमन से थे, इसके अंदर आपको जो एग्जाम्पल दे रखे हैं उन्हें माइंड में फिट रखना है ताकि आप तीनों के बारे में आराम से जिक्र कर सको, बता सको। तो आई होप कि आपको ये भी अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो काफी शॉर्ट है, इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा कोई नॉलेज देने वाली बात है नहीं, तो इसलिए मैंने आपको एक सिंपल तरीके से बता दिया और एग्जाम में भी ऐसे ही पूछ लिया जाता है ऐसे। बस आपकी समझ अच्छी होनी चाहिए, बाकी आपके लिए सब कुछ ठीक है। तो संस्कृति की विशेषताएं जो हैं ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही एग्जाम में तो ये आपसे काफ़ी पूछ ही लिया जाता है, क्योंकि आप भी जानते हो कि अगर जो चैप्टर जिस नाम से होता है उसके बारे में तो उसकी खास खूबी जो है यानी कि जो विशेषताएं हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ न कुछ तो पूछ ही लिए जाते हैं। तो आइए जानते हैं इसी के बारे में। तो संस्कृति की विशेषताओं में पहला है संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहती है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, कल्चर मूव फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। कोई भी बच्चा पैदा होते ही सारी चीजें नहीं जान लेता, वह अर्जन करता है यानी कि एक्वायर करता है तो अपने माता पिता से, अपने बड़ों से, कि जिस प्रकार वे व्यवहार करते हैं उसी को वह एक्वायर करता है, ठीक है। और उसी तरह जो बड़े हैं वे अपने पूर्वजों के काम को अपनाते हैं कि किस प्रकार उन्होंने अपने टाइम में अचीवमेंट करी थी। तो एक तरीके से जैसे दादा ने काम किया तो वो पापा ने किया, पापा ने काम किया तो उनके बेटों ने किया, उनके बेटों के उनके बेटों ने। तो ये जो काम होते हैं एक तरीके से पुश्तैनी काम होते हैं जो कि जनरेशन बाय जनरेशन चलते ही रहते हैं। हम किसी भी चीज को नया करने से पहले उसके पास्ट के बारे में जरूर जानकारी लेते हैं ताकि हम कंपेयर कर सके कि उस चीज के बारे में ये कैसे होती थी, अब कैसे होती है। बेस्ट एग्जांपल है पहिया। पहिए में क्या था, पहले क्या था, वो एक लकड़ी का सा था। आज के समय में वो इतनी तेज जोड़ता है जो कि टायर का बन गया, कितने सारे एक्सपेरिमेंट कर दिए उसके ऊपर। तो आप इस चीज के बारे में अच्छे से समझ रहे हो, बिल्कुल यही चीज है, ठीक है। दूसरा है कि संस्कृति सीखी जाती है, कल्चर कैन बी लर्न। ये नहीं है कि आप पैदा होते ही सबसे शुद्ध हो गए, तो ये आपको चीजें सीखनी पड़ती है। ये कौन सिखाता है, आपके माता पिता, आपके बड़े, आपके भाई बहन, हर वो शख्स जो आपसे बड़ा है, आपसे छोटा है। ये समाज के अंदर ही पैदा होती है और समाज के लोगों के द्वारा ही ये सिखाई जाती है। अब देखिए हर कोई समाज के अंदर अच्छा नहीं होता, किसी की संस्कृति फीकी रह जाती है, किसी की संस्कृति काफी ऊंची चली जाती है और किसी की सामान्य स्तर पे। तो हर किसी के जो व्यवहार होते हैं ना, वह अपने बड़ों को देख के या फिर उन लोगों को देख के सीखता है जिन्हें वह फॉलो करता है, जिनसे वह मिलता जुलता है। तो आप समझ सकते हो संस्कृति के बारे में कि ये कितनी जरूरी है सीखना। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है संस्कृति आवश्यकताएं पूरी करती है, कल्चर फुलफिल नीड्स। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। देखिए क्या होता है, जब किसी वस्तु का रिसर्च की जाती है, अनुसंधान किया जाता है, तो वह रिसर्च इसलिए की जाती है क्योंकि वह आवश्यकता होती है किसी की। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे किसान गेहूं क्यों उगाता है, क्योंकि उसे पता है गेहूं से रोटी मिलेगी और रोटी से भूख मरेगी। तो बिल्कुल ये चीजें होती है सीखने वाली। तो संस्कृति हमें एक दिशा निर्देश जैसी है इन चीजों के बारे में जानकारी रखने में, ताकि हम अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें। चौथा जो हमारा पॉइंट है वो है संस्कृति में परिवर्तन आते रहते हैं। तो चेंजेस ऑफ्टन कम्स इन कल्चर। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि संस्कृति एक जगह टिक के नहीं रहती, समय के साथ इसके अंदर बदलाव आते ही रहते हैं। संस्कृति जो है वह समाज की आवश्यकताओं को पूरी करती है और जो समाज की आवश्यकता होती है वह समय के साथ बदलते रहती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे रोटी कपड़ा मकान एक व्यक्ति की सारी चीज़ों को पूरा कर सकता था, लेकिन आज रोटी कपड़ा मकान के साथ हमारी कुछ ऐसी ज़रूरतें होती है जिसे हम पूरा कर सके। जैसे कि हम अच्छी जगह रह सके, अच्छा खाना खा सके, हमारा जो आसपास का जो वातावरण हो वो थोड़ा ठीक हो ताकि हम बीमारियों से बचे रह सके। तो ये सारी चीज़ें समय के साथ बदलाव लाती रहती है। तो आप समझ सकते हैं इन चीज़ों के बारे में। और लास्ट जो हमारा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5, तो एक ही संस्कृति में कई सारी संस्कृतियां भी होती है। वन कल्चर कॉन्सिस्ट ऑफ मैनी कल्चर। तो देखिए इसमें क्या होता है कि संस्कृति जो है वो पूरे विश्व में एक तरीके से तो पाई जाती है, लेकिन उनके बीच में बहुत सारी विभिन्नताएं भी होती है। हम टैग हालांकि कल्चर का दे तो देते हैं, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि वेस्टर्न कल्चर जो है वो इंडियन कल्चर से पूरी तरीके से अलग है। उनकी संस्कृति क्या है, जीन्स को पहनना, टी शर्ट को पहनना, अच्छे अच्छे गॉगल्स लगाना, वॉच पहनना, एक तरीके से एक्सपेंसिव चीज़ों को पहनना उनकी एक
संस्कृति है। और खान पान के क्षेत्र में जैसे नॉनवेज ज़्यादा खाना, अच्छे अच्छे बर्गर्स खाना, तो ये सारी चीज़ें उनको क्या करती है, आइडेंटिफिकेशन देती है कि ये हमारी संस्कृति है। और जबकि भारत की संस्कृति की जब बात आती है तो हम एक तो भारत की संस्कृति को धार्मिकता से जोड़ते हैं, ऊपर से खादी पहनना हमारी पहली प्राथमिकता होती है, सूट सलवार जैसी ये चीज़ें हमारे लिए आदर्श मानी जाती है। तो ये आप चीज़ों के बारे में जान लो कि दोनों के बीच में कितना सारा डिफरेंट देखने को मिलता है। हालांकि टैग जो है वो संस्कृति का ही है, लेकिन इसके अंदर भी कई सारी कल्चर यानी कि संस्कृतियां पाई जाती है। आगे हम जानते हैं संस्कृति के प्रकारों के बारे में, यानी कि टाइप्स ऑफ कल्चर। तो देखिए, जब टाइप्स ऑफ कल्चर की बात आती है तो ये दो प्रकार की होती है। पहला है भौतिक संस्कृति, जिसे मटेरियल कल्चर कहा जाता है। दूसरा है अभौतिक संस्कृति, जिसे नॉन मटेरियल कल्चर कहा जाता है। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से आता है कि भौतिक और अभौतिक संस्कृति के बीच में अंतर को समझाइए। तो आइए उसी के बारे में अच्छे तरीके से हम एक बार समझ लेते हैं। तो भौतिक और अभौतिक संस्कृति के बीच में मैं आपको वन बाय वन कंपेयर करके बताऊंगा, ताकि आपको दोनों के टॉपिक अच्छे से समझ आ सके। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं भौतिक संस्कृति के साथ। तो इसमें क्या बात की जा रही है, पहला जो पॉइंट है वो ये बात कर रहा है कि भौतिक जो संस्कृति है वह मूर्त होती है, यानी कि कॉन्क्रीट होती है। इसका मतलब होता है वो चीज जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे किताबें हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। पेन देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। कुर्सी देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। और भी आप जितने एग्जाम्पल देख सको डाल सकते हो, जैसे कार हो गया, घर हो गया, और भी ऐसी चीजें जो आपके माइंड में आ रही है, बिल्कुल वही, ठीक है। और इस साइड क्या है अभौतिक संस्कृति में, तो अभौतिक संस्कृति जो होती है वो अमूर्त होती है, यानी एब्स्ट्रैक्ट होती है, जिसे हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे विचार हो गए, आदर्श हो गए। अब मैं आपके विचारों को देख तो नहीं सकता कि आपके विचार कैसे दिख रहे हैं, सिर्फ मैं महसूस कर सकता हूँ। जैसे अगर आपका फेस थोड़ा एंग्री वाला है तो मैं ये पता लगा सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ कि आप गुस्से में हो। अगर आप खुश वाला है तो मैं इससे ये पता लगा सकता हूँ कि आपका जो मूड है वो हैप्पी वाला है। तो इसलिए अभौतिक संस्कृति दिखाई नहीं देती, सिर्फ हम उसे महसूस कर सकते हैं, एक प्रकार से हमारे इंटरनली जो थॉट होते हैं, ठीक है। दूसरा क्या बात की जा रही है, भौतिक जो संस्कृति होती है वह गुणात्मक रूप से मापी जा सकती है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, जिन चीजों को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो उसके बारे में हम क्वालिटी को पहचान सकते हैं। जैसे एक किताब जो है वो अच्छी कंडीशन में है, दूसरी किताब काफी खराब कंडीशन में है, तो हम कंपेयर कर सकते हैं, उसके क्वालिटी के बारे में जान सकते हैं। लेकिन अभौतिक संस्कृति के जो गुण होते हैं उसके बारे में हम आसानी से नहीं पता कर पाते। अब मुझे क्या पता कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, या आपको भी नहीं पता कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है। हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन जब भौतिक संस्कृति में आते हैं तो हम देख के ही पता लगा लेते हैं उसकी क्वालिटी के बारे में। तीसरी क्या बात की जा रही है, भौतिक संस्कृति क्या होती है, इसमें जो बदलाव आता है, यानी कि जो परिवर्तन आता है वह काफी तेजी से आता है, क्योंकि संसार में परिवर्तन तेजी से आते रहते हैं, तो समय के साथ चीजें बदलती रहती है। जैसे लोग साइकिल से बाइक पे आए और बाइक से कार में आ गए, तो आप समझ रहे हो, ये सारे खेल जो है वो परिवर्तन के ऊपर है, बदलाव के ऊपर है, और बदलाव समय का ही एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। और जबकि अभौतिक संस्कृति में क्या होता है, जो परिवर्तन होते हैं वह धीरे धीरे आते हैं, क्योंकि लोगों के विचार धीरे धीरे बदलते हैं। अब ऐसा नहीं है कि किसी का इतना सारा ज्ञान आप अगले दिन भुला दो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी की जो अपनी हैबिट्स होती है, अपने जो विचार होते हैं, जिन चीज़ों को वो फॉलो करता है, वह आसानी से उसे नहीं छोड़ता, उसके अंदर चेंजेस लाता है, लेकिन धीरे धीरे लाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चौथा है हमारा, भौतिक संस्कृति में किसी नई चीज का आविष्कार होता है तो इसका लाभ कोई भी व्यक्ति या समाज उठा सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं गाड़ी का ही लूंगा। अगर एक कंपनी एक गाड़ी बनाती है तो उस गाड़ी को बनाने के लिए सबसे पहले कच्चे माल की आवश्यकता होती है, और कच्चा माल प्राथमिक क्रियाओं से जुड़ा होता है, जिससे फायदा किसका होता है, ग्रामीण किसान लोगों का होता है। और जब वो सामान बनता है तो मजदूर भी उसका फायदा उठाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें जॉब मिलती है। और जब वह चीज मार्केट में आती है तो कंपनी तो प्रॉफिट उठाती है, उसी प्रकार ग्राहक भी प्रॉफिट उठाते हैं। जब ग्राहक उस चीज को खरीदते हैं तो उनके जो आने जाने का जो समय होता है वो बचता है, क्योंकि गाड़ी जो होती है वह आपका समय काफी ज्यादा बचाती है। तो इस प्रकार ये कहा जाता है कि भौतिक संस्कृति के अंदर जब भी कोई नई चीज का आविष्कार होता है तो इसका फायदा एक तरीके से व्यक्ति को भी और समाज को भी, दोनों को। लेकिन अभौतिक संस्कृति का लाभ केवल उसी समाज के लोग उठा सकते हैं जिसमें वह रह रहे हैं, क्योंकि समाज जो है उसके अंदर भी विभिन्नताएं पाई जाती है।
भारत के अंदर जो समाज पाया जाता है, जो लोग पाए जाते हैं, वह कैसी विचारधारा रखते हैं? वह बिल्कुल अपोजिट विचारधारा रखते हैं जो पश्चिमी देशों में रहते हैं, क्योंकि वहाँ अंग्रेज रहते हैं, यहाँ भारतीय रहते हैं। हमारी परंपरा कुछ और है, उनकी परंपरा कुछ और है। तो इसके अंदर जो जहाँ पर है वो वहीं उसी का लाभ उठा सकता है। ठीक है, हालांकि सीखने में ये चीज़ें आ जाती है, लेकिन जो एग्जिस्ट है उसी के बारे में प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाती है। और लास्ट क्या बात की जा रही है, तो भौतिक संस्कृति के जो तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वह आकर्षक होते हैं, यानी कि अट्रैक्टिव होते हैं, इसलिए हम इसे आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। अगर मैं आपको एक मर्सिडीज गाड़ी दिखाऊं या फिर ऑडी गाड़ी दिखाऊं तो आप क्या होंगे? आकर्षण होंगे, यानी अट्रैक्टिव होंगे। तो इसी प्रकार भौतिक संस्कृति के अंदर जो तत्व होते हैं वो काफी ज्यादा आकर्षक होते हैं, जिसे हम आसानी से स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि हम चीजें देख के उसे अपनाते हैं। और जबकि अभौतिक संस्कृति में क्या होता है कि इसके जो तत्व होते हैं वे आकर्षक नहीं होते हैं। तो इसी प्रकार इस परिवर्तन को हम आसानी से स्वीकार नहीं करते। तो ये था आपका भौतिक और अभौतिक संस्कृति के बारे में डिफरेंट। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ चुका होगा। आगे हम बात करते हैं नरजातीयकरण के बारे में। तो देखिए, नरजातीयकरण बिल्कुल सिमिलर है उसकी तरह जब हमने पर संस्कृति के बारे में जाना था। तो इसमें भी क्या होता है, जब अलग अलग संस्कृति एक दूसरे के संपर्क में आती है तो इसे हम किसका नाम देते हैं? नरजातीय संस्कृतिकरण का नाम देते हैं। तो ये काफी कॉमन सा था, पहले ही बता दिया था और अभी भी बता दिया। तो आई होप कि आपको ये पता भी होगा। लेकिन अब जो हम बात करते हैं, मैंने बताया था स्टार्टिंग में, जो हमारा सेकंड टॉपिक होगा इस लेसन का वो है समाजीकरण। अब से पहले हमने संस्कृतिकरण के बारे में जाना था, लेकिन अब हम बात करेंगे समाजीकरण के बारे में। तो इसके अंदर सिर्फ 2 ही टॉपिक है, लेकिन एग्जाम टाइप से ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला तो इसका अर्थ और दूसरा इसके साधन, या फिर यूं कहा जाए अभिकरण, या आप विशेषताएं भी कह सकते हो। तो सबसे पहले हम यही जानते हैं कि समाजीकरण क्या होता है। तो देखिए, समाजीकरण एक सीखने की प्रक्रिया है जिसमें बच्चा समाज में रह के सभी नियमों को, व्यवहारों को और तौर तरीकों को सीखता है। और ये जो प्रक्रिया होती है वो जीवन भर चलती रहती है। अब देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक बच्चा पैदा होता है, अब वह मम्मी मम्मी बोलना किससे सीखता है? अपनी मम्मी से ही सीखता है, अपने पापा से सीखता है, अपने उस घर के सदस्यों से सीखता है, क्योंकि वह जन्म से बोलता हो तो निकलता नहीं है, उसे हम सिखाया जाता है। उसे हम चलना सिखाते हैं, लेकिन दौड़ना वह खुद सीखता है, क्योंकि शुरुआत का जो दौर होता है ना, वह उसके सीखने का ही दौर होता है। तो इसलिए जब आप साइकोलॉजी भी पढ़ोगे तो जो प्राथमिक जो उसकी एक्टिविटी होती है बच्चे की, वो सीखने वाली होती है। बच्चा नकल के माध्यम से, यानी कि अर्जन के माध्यम से सीखता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो समाजीकरण है वो एक प्रकार से सीखने की प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। इसे व्यक्ति अलग अलग स्टेज में सीखते ही रहते हैं। तो वैसे तो 4 स्टेजेस होती है, तो ये आप याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं समाजीकरण के अभिकरण, विशेषताएं या फिर साधनों के बारे में कि वह कौन कौन से हैं। तो पहला जो है वो है परिवार, यानी कि फैमिली। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं, जो समाजीकरण है ना बच्चे का, वो 2 तरीके से होता है। पहला समाजीकरण होता है उसका परिवार, और दूसरा समाजीकरण होता है उसका स्कूल। तो परिवार जो होता है वो उसका अनौपचारिक तरीके से समाजीकरण किया जाता है, यानी कि एक अनऑफिशियल तरीके से। जो ऑफिशियल तरीके से उसे बातें बताई जाती है वह उसे स्कूल के माध्यम से पता चलती है। तो अभी हम बात कर रहे हैं परिवार की। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि बचपन में बच्चे का मन कुछ इस प्रकार से होता है कि उसे जिधर भी चाहो उधर हम मोड़ सकते हैं, यानी कि वो हमारे इशारों पे चलने वाला होता है, क्योंकि वो जो उसकी एज होती है वो सीखने की एज होती है। वह नकल के माध्यम से ही सारी चीज़ें सीखता है। अगर हम उसे बचपन में गालियाँ सिखा देंगे तो वह गालियाँ ही देगा, अगर उसे हम अच्छे तौर तरीके सिखा देंगे तो वह अच्छे तौर तरीके ही सीखेगा। दूसरा क्या बात कर रहे हैं? खेल समूह, यानी कि प्ले ग्रुप। तो इसे हम संगत भी कह सकते हैं। तो बच्चा जब सीखने आता है तो परिवार के बाद उसका जो ग्रुप बनता है, जो उसके दोस्त बनते हैं, तो वह उसके बीच के अंदर जो चीज़ें को एक्वायर करता है, सीखता है, वह उसके समाजीकरण का दूसरा पहलू होता है। और तीसरा होता है उसके पड़ोसी, यानी कि आसपास के जो लोग हैं। तो आसपास के लोग जो है जिस प्रकार का बिहेवियर रखते हैं, जिस प्रकार के वो समाज में रहते हैं, बच्चा उसी प्रकार से उन चीज़ों को एक्वायर करने लग जाता है और उसी प्रकार की वह बातें भी करता है। अगर आपके आसपास का माहौल काफी अच्छा है तो बच्चा भी अपने जो संस्कार है काफी अच्छा रखेगा। लेकिन यदि आपके आसपास का जो माहौल है वो सही नहीं है, गाली गलौच वाला है, गंदगी रहती है, तो बच्चा भी उसी प्रकार से निकलेगा। और चौथा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है स्कूल। देखिए, स्कूल एक ऐसा माध्यम होता है जिस प्रकार जो बच्चा जितनी भी गलतियां करता है वह स्कूल के माध्यम से
ठीक कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर इसे एक ऑफिशियल तरीके से सोशलाइजेशन इसका किया जाता है। इसे समाज के हर एक तौर तरीके समझाए जाते हैं, इसे हर एक मैनर्स बताए जाते हैं, आदतें बताई जाती है कि आपको किन चीज़ों को अडॉप्ट करना है, किन चीज़ों को छोड़ देना है। ठीक है, तो स्कूल जो होता है बच्चे के समाजीकरण में सबसे पहला पद माना जाता है ऑफिशियल तरीके से। पांचवा हमारा पॉइंट है सामाजिक संस्थाएं यानी कि सोशल इंस्टीट्यूशन। देखिए क्या होता है, समाजीकरण में परिवार और स्कूल के अलावा भी कुछ ऐसी संस्थाएं होती हैं जिनका डायरेक्ट ही असर उस बच्चे के ऊपर पड़ता है। तो एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो राजनीतिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, धार्मिक स्तर पर, तो ये जितनी प्रकार की संस्थाएं होती है बच्चे के समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आपने देखा होगा शुरुआत में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो धार्मिकता से काफी ज्यादा जुड़ जाते हैं। इसका क्या कारण होता है, क्योंकि संस्कार ही घर से कुछ इस प्रकार से मिलते हैं। छठा जो है वो है आवश्यकता यानी कि नीड्स। देखिए मनुष्य की आवश्यकताएं जो होती है समाज में रहकर कंपलसरी होती है। अब देखिए आप चाहे कितने भी बलवान क्यों ना हो, अब जब आप बीमार पड़ोगे तो आपको डिपेंड रहना पड़ेगा डॉक्टर के पास। यदि आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आपको डिपेंड रहना पड़ेगा अपने टीचर के पास। तो ये सारी चीज़ें समाज में जो व्यक्ति निवास करते हैं उन्हें एक दूसरे से जोड़े रखती है। तो जो समाजशास्त्र है वो भी तो इसी बात के ऊपर बल देता है कि व्यक्तियों के बीच में एक अंतरक्रिया होनी चाहिए, यानी कि उनके बीच में सामाजिक संबंध होने चाहिए। असामाजिक संबंध किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, गुस्से वाले, नफरत वाले, प्यार वाले, चिढ़ वाले, कंपटीशन वाले, किसी भी प्रकार के, लेकिन संबंध होने चाहिए। तो यही तो समाजशास्त्र की परिभाषा है जो कि मैंने आपको 3 लेसन से बताता ही आ रहा हूँ। लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो है भाषा यानी कि लैंग्वेज। तो देखिए केवल एक भाषा ही है जो बच्चे का इस प्रकार से विकास करती है। आप जरा सोचिए, यदि बच्चे को भाषा का ज्ञान नहीं होगा तो वह अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को किस प्रकार से प्रकट कर सकेगा, यानी कि एक्सप्लेन कर सकेगा। तो भाषा का जो रोल है वह बच्चे के समाजीकरण में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आप इस चीज के बारे में अच्छी समझ जरूर रखिएगा। तो क्लास 11 स्टूडेंट, इसी टॉपिक के साथ हमारा चैप्टर नंबर 4 संस्कृति और समाजीकरण अब होता है पूरी तरीके से कंप्लीट। तो आई होप कि आपको हर एक टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आ चुके हैं। अगर आपका डाउट है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं।